हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? हाँ, तो आज हम लोग पहुंच गए लेक्चर नंबर 9 पीएनसी पे। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो दो टॉपिक हम लोग आज कंसिडर करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा जी। ठीक है। उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी सब लोग सेटल डाउन हो जाओ बेटा, जल्दी सेटल हो जाओ सब लोग। ठीक है, ध्यान से समझना है ये चैप्टर को। जो बच्चा अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। आप एक साथ एपेक्स मैथ जेई लिखो। उसमें जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कीजिए। जैसे ही मोबाइल नंबर इंसर्ट करोगे तो आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाएगी। और जिस भी कोर्स में आप इनरोलमेंट लेना चाहते हो, +2 जेई, +1 जेई, +1 बोर्ड, +2 बोर्ड और 10th या टारगेट बैच रिपीटर बैच में, उसमें जाके अपना इनरोलमेंट लो, ताकि आपको रेगुलर लेवल पे डीपीपी असाइनमेंट है ना, लेक्चर प्रॉपर मिलता जाए। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि यूट्यूब पे हम हर एक लेक्चर अपलोड कर पाएं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो यूट्यूब पे तो आएगा ही आएगा। खैर, आगे चलें अब। सेटल डाउन हो गए? तो अभी तक बेटा हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना, पिछले लेक्चर तक। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला सर्कुलर परमुटेशंस एंड डी अरेंजमेंट। सर्कुलर परमुटेशन एंड डी अरेंजमेंट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज ये दो टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर में फिनिश करने वाले हैं, है ना। बात समझ में आई? चलिए जल्दी से जल्दी सेटल डाउन हो जाइए। अब अपन स्टार्ट करें। चलो सब लोग थम्स अप भेजो, जल्दी सब लोग थम्स अप भेजिए। ओके, शुभांशु बोल रहा है कि थम्स अप, थैंक यू बेटा। और बाकी सारे रेडी हो गए? चलो स्टार्ट करें। हाँ ओके, ठीक है बेटा। देखिए, पहला क्या है? सर्कुलर परमुटेशन। अभी समझते हैं, है ना। देखो गौर से, सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है कि जब यहां पर पढ़ते हैं पहले, द सर्कुलर परमुटेशन इन विच हम दो केस ले रहे हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव राइज टू डिफरेंट परमुटेशंस। ऐसे सोचो कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई लड़का बैठा हुआ है सर्कुलर में कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि हम लोग ना सर्कुलर परमुटेशन करने वाले हैं। और कोई बच्चे को, किसी को, मान लो एक सर्कल है, इमेजिन करना, एक सर्कल है जिसमें तीन लोगों को बैठाना है, ए बी एंड सी को। अब एक सर्कल के ऊपर तीन लोगों को बैठाना है, मान लीजिए ये एक सीट, ये हमारा दूसरी सीट है और ये हमारा तीसरा सीट है। अब इमेजिन करो कि एक रूम के अंदर हमने ऊपर में ना, सर के ऊपर एक कैमरा लगा रखा है। ठीक है, राइट है, ध्यान से समझना, थोड़ी सी समझ लो, उसके बाद चीजें आराम से सिंपल हो जाएगी। है ना, हमने एक सर के ऊपर एक कैमरा लगा रखा है, तीन लोग हैं। अब बताओ कि पहला जब बंदा ए जाएगा, जब पहला लोग जाएगा ए, मान लो सपोज ए बैठने के लिए गया फर्स्ट, तो उसके पास जब सर्कुलर टेबल है तो उसके पास देर इज अ सिमेट्रिक ना, उसके पास वो अब कैसे डिसाइड करेगा कि विच वन इज फर्स्ट चेयर? क्योंकि सर्कुलर के अंदर होता क्या है कि हर एक चेयर अपने आप में फर्स्ट, यानी उसकी कोई नंबरिंग हो नहीं सकती। कभी तुमने वर्ल्ड लीडर का कॉन्फ्रेंस देखा है? जब मीटिंग होती है, जैसे इंडिया में अभी G27 हुआ था, है ना, तो उसमें देखा था जैसे वर्ल्ड लीडर एक सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसको गौर से एक बार देखो, क्यों बैठाते हैं? क्योंकि दे ऑल आर सिमेट्रिकल, है ना। अपन ये कोई यहाँ पे ये वर्ल्ड लीडर है, सब अपने आप में एक वर्ल्ड लीडर, मतलब दे ऑल आर सिमेट्रिकल, है ना, सबकी एक लेवल सेम है। जैसे अपन अगर मान लो कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो एक रेक्टेंगुलर टेबल के ऊपर बैठे हो तो वहां पर सेंटर में कोई बंदा जो बैठा हुआ है वो लीडर है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है? सीटिंग के हिसाब से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो वैसे ही कुछ वैसा ही है बेटा, कि सर्कुलर टेबल के ऊपर अगर मैं तीन बंदों को बैठाने के लिए भेजूं, सर्कुलर टेबल के ऊपर अगर मैं तीन लोगों को ए बी सी में से बोलूं पहला बंदा जाके बैठे, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम किसको रेफरेंस करें। दूसरे तरीके से सोचिए कि हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं
और एक सर्कुलर टेबल पड़ा हुआ है, ऐसे 3 सीट उसके ऊपर लगी हुई है। जैसे हम एंट्री किए, अब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर मेरा ये दिमाग काम नहीं करता कि फर्स्ट चेयर कौन है, सेकंड चेयर कौन है, हम ये डिसाइड वहां पे नहीं कर पाते। सर्कुलर के अंदर हम लोग कैसे सोचते हैं कि यार यहाँ पे ना पंखे की हवा आएगी, चलो यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ पे ना दीवार है, सपोर्ट अच्छा रहेगा, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। मतलब हम जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, सर्कुलर टेबल है, तो हम फर्स्ट चेयर सेकंड चेयर डिसाइड नहीं करते, हम लोग अपना कंफर्ट डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे बैठना कंफर्ट होगा, उसके हिसाब से बैठ जाते हैं। यानी ए वाला बंदे के लिए कोई अरेंजमेंट है ही नहीं, देखा जाए तो ए वाले के लिए तो बस उसको जाके कहीं ना कहीं बैठना है, क्योंकि ऑल आर सिमेट्रिकल। तो ए वाला बेचारा यहाँ जाके मान लो सपोज बैठ गया, राइट है, ए के लिए कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता, वो जहां भी बैठ जाए वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब ए जब बैठ गया यहां पे, अब बारी आई बी की, बात समझ में आई, अब बारी आई बी की। तो बी के पास दो ऑप्शन है कि इधर बैठे या उधर बैठे, तो बी कैन बी सीट बाई टू वेज, बी कैन बी सीट बाई टू वेज। सपोज करो मैं, चलो दोनों केस ले लेता हूं, बी इधर बैठा, दूसरा एक केस और ले लेते हैं ऐसा ही कि ए चलो जैसे बैठा वहीं बैठा हुआ है। अब ये और ये यहां पर मान लो बी इधर बैठा है, दोनों केस ले रहा हूं, बी दो तरीके से बैठ सकता है। ए के अगर मैं इधर अपना फेस किया हूं तो ए के लेफ्ट, ए के राइट में, या ए के लेफ्ट में बैठ सकता है। ऐसे अब जब सी आया तो दोनों केस में सी के पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो ए के लेफ्ट में बैठ जाए या ए के राइट में बैठ जाए। बात समझ में नहीं आया, इस तरीके से। तो ये जो 3 लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है, एक्चुअली हो कैसे रहा है, ए के पास देयर इज नो एनी चॉइस, क्योंकि ऑल आर सिमेट्रिकल, ऑल आर सिमेट्रिकल। इन द सर्कल के केस में हम लोग तीनों चीजों को सिमेट्रिकल लेके चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आई ना। तो ए के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ए तो अपना सीट एक तरीके से वो जाके बस रेफरेंस बना रहा है कि यार मेरे रेफरेंस में बैठना, अब आप मेरे लेफ्ट में बैठो, मेरे राइट में बैठो। ए के लिए कोई रेफरेंस था ही नहीं, जो फर्स्ट बंदा जाके बैठ रहा है वहां पर सर्कुलर टेबल के ऊपर, उसके पास कोई रेफरेंस है ही नहीं। बात समझ में आई। तो ये 3 लोग सर्कल के ऊपर कैसे बैठेंगे, ए के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो बी दो तरीके से, और यानी 2 फैक्टोरियल। यानी अगर 3 लोग हैं तो इसका फॉर्मूला हमने बनाया 3 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 में से एक बंदा तो रेफरेंस बनाने में ही चला गया। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ही नहीं हुआ। अच्छा, इन दोनों के अलावे क्या कोई और भी हो सकता है क्या? कोई बच्चा अगर बोले कि सर इसको मैं अगर ऐसे बैठा दूं, इस तरीके से कुछ दूसरे तरीके से बैठा दूं, मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया, ए को यहां बैठा दिया, बी को यहां बैठा दिया और सी को यहां बैठा दिया सर, तो क्या ये अरेंजमेंट, जो ये पिंक वाला कलर से जो अरेंजमेंट है, क्या ये इन दोनों अरेंजमेंट से अलग है? एक बार सोच के बताओ, ये जो पिंक वाला जो अरेंजमेंट है, क्या इन दोनों अरेंजमेंट से अलग है क्या कि सेम है? तुम बोलोगे सर सोच के बताओ अलग है या सेम है। तो ध्यान से देखना, हमने पहले ही बात बोला है कि जो हम अरेंजमेंट ये देख रहे हैं, एक सर्कुलर रूम के, एक रूम के अंदर हमने कैमरा कहाँ लगा रखा है, सर के ऊपर है ना, ऊपर में। तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो अभी भी ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी। ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी। और लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, सी। तो यानी ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट देखो, क्योंकि ए के राइट में बी बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम माने जाएंगे। कैसे? क्योंकि ध्यान से देखना, अगर मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ऊपर से जो कैमरा देख रहा था ना इस सर्कल को, अगर मैं उसको टिल्ट कर दूं तो ये और ये दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये दो अरेंजमेंट के अलावा कोई तीसरा अरेंजमेंट और आप 3 लोगों के भी सीटिंग अरेंजमेंट में नहीं कर सकते। राइट है क्या? मतलब 3 लोगों को जब आप सर्कल के ऊपर बैठाओगे, when 3 people sitting on the circular table, they can be sit only in 3 - 1 factorial, that means 2 ways। आया समझ में नहीं आया? यही दो तरीके हो सकते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि सर्कुलर में क्या होता है, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है तो ऑल आर सिमेट्रिकल, फर्स्ट में ऑल आर सिमेट्रिकल, सारे सिमेट्रिकल चेयर हैं। इसी कारण जितने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होंगे, देखना सब लोग सर्कुलर के अंदर ही बैठे मिलेंगे आपको। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो भी होगा, है ना, जहां भी सारे लीडर आ रहे हैं बड़े बड़े, 10 लोगों के, 15 लोगों के एक साथ मीटिंग हो रही है, तो आप देखना जनरली सर्कुलर कॉन्फ्रेंस होता है ना, कुछ इस तरीके से। देख लो एक सर्कुलर, ये फेसिंग क्या है, कैमरे के लिए रख रखा है, लेकिन है तो सर्कुलर कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आई? ऐसा कुछ। तो यहां पर क्या है, सीटिंग। हाँ, एक चीज और,
एक चीज और बताना भूल गया। देखो हमने क्या बोला, टू डिफरेंट। क्या ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट कैसे है सर? अब देखो, क्या ये दोनों अरेंजमेंट डिफरेंट है? यस, क्योंकि देखो अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, अगर मैं इस पे क्लॉकवाइज चलूं, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं और एंटी क्लॉकवाइज चलूं, अगर मान लीजिए मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, तो ऑर्डर क्या मिल रहा है? ए से मिला सी, सी से मिला बी। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो ऑर्डर क्या मिल रहा है? ए से मिला सी एंटी क्लॉकवाइज में। और अगर इधर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो ऑर्डर क्या मिल रहा है? ए से मिला बी और बी से मिला सी। यानी इसका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और इसका क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट है, यानी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट नॉट इक्वल टू, है ना, इसका इन दोनों का अरेंजमेंट अलग है। अगर इसमें देखें तो क्लॉकवाइज इधर और इधर ये दोनों अलग हैं। बात समझ में आई ना? एंटी क्लॉकवाइज दोनों अलग हैं, ध्यान समझना। इसके अंदर ए के लेफ्ट और ए के राइट का अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट सेम, इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर नॉट सेम, देन वी यूज n-1 फैक्टोरियल। ध्यान से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ध्यान समझ में आ रहा है? इसके अंदर ये दोनों अरेंजमेंट मतलब अलग है, बात समझ में है ना? और एक ही के अंदर देखिए तो क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग है। बात समझ में आई? तो अब जो लिखा है वो एक बार समझते हैं, जो लिख दिया है वो समझते हैं अब, है ना? जो हमारा यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। कहीं भी बेटा डाउट हो तुरंत मैसेज करो, तुरंत थम्स अप करो, है ना, और पूछो। अब फिर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन राउंड अ टेबल, ये दिख रहा है सामने। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यही लिखा है ना। अगर 3 लोग हैं तो अरेंजमेंट होने के n-3-1 था। अगर नंबर ऑफ वे इन विच n पर्सन है इन सीटेड अराउंड अ टेबल इंच n-1 पे, कब? जब डिफरेंट परमुटेशन हो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स डिफरेंट दे रहा हो। बात समझ में नहीं आ रही है? बात समझ में आई? तो n पर्सन हो तो n-1, 3 था तो 3-1। अगर मैं बोलूं और एग्जांपल एक दे के देखते हैं, है ना, देखना एक और एग्जांपल, 4 का एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो ध्यान से, नोट यहाँ पर भी लिखा हो वही चीज, इन सर्कुलर अरेंजमेंट वी आर अनेबल टू डिसाइड विच सीट इज फर्स्ट सीट। बात समझ में आई? क्योंकि सारे सीट सिमेट्रिकल दिखते हैं। बात समझ में? ऐसे सोचो, अब फिर से समझाता हूं। एक मान लो 4 लोग आ गए, इसमें भी देखिए इससे और क्लियर हो जाएगा। 4 लोग आ गए, हमारे को 4 लोगों को सर्कुलर सीट पे बैठाना है। थोड़ा सिमेट्रिकल रखते हैं, ये हो गया दूसरी सीट, ये हो गया तीसरी सीट, और ये हो गया अपोजिट वाली सीट। बात समझ में आया? जब फर्स्ट पर्सन गया बैठने के लिए, मान लो सपोज ए, हम लोग रेस्टोरेंट में गए, हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए 4 लोग, जो पहला पर्सन जो एंट्री मारा, है ना, ए मान लो यहाँ पर बैठा, ए एंट्री मार रहा है, ए हमारा एंट्री मार रहा है, तो वो क्या करेगा बताओ बेटा? वो पहला काम क्या करेगा? अपना, वो चेयर नहीं काउंट कर रहा है, वो अपनी फैसिलिटी देख रहा है, अपना कंफर्ट देख रहा है कि यार मैं वहां पे बैठूं, वहां पे एसी की हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, वहां पे सही रहेगा कि नहीं आ रहा है, वहां पे विंडो तो नहीं है ना, जो भी है उसके मन में। तो वो सीट नहीं देख रहा है। तो इसके नजदीक का सीट मान लो ये है, तो खट से जाके वो यहाँ पे आके बैठ गया नजदीक, या नजदीक वाला जो मिला उस पर जाके बैठ गया, क्योंकि सर्कुलर है, ऑल आर सिमेट्रिकल। अब जैसे ही बैठा, अब रेफरेंस फ्रेम बन गया। कैसे? ये अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये हमारा ए के राइट में है, ये ए के लेफ्ट वाला पोर्शन है, और ये ए के अपोजिट वाला पोर्शन है। अब 3 सीट हमने तुरंत डिसाइड कर ली कि अब भैया 3 लोकेशन डिसाइड हो गया। जैसे ही ए बैठा तो बी वाला आया, उसके मन में हुआ कि मैं ए के राइट में बैठूं, ए के लेफ्ट में बैठूं, या के अपोजिट में बैठूं। तो बी कितने तरीके से बैठ सकता है? 3 तरीके से। सपोज करिए बी यहां बैठ गया, बात समझ में आई? ऐसे सी आया, अब उसके मन में फिर 2 ख्याल आए कि मैं ए के अपोजिट में बैठूं या बी के अपोजिट में बैठूं। वो 2 तरीके से, सपोज करो यहां बैठ गया, और लास्ट में जब डी आया उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वो बेचारा जो सीट खाली था वहां बैठ गया। तो अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, है ना। और इसमें देखो क्लॉकवाइज, अगर कोई बंदा इधर से देखे और इधर से देखे, तो क्लॉकवाइज में कैसे ऑर्डर चल रहा है? ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी, और डी के बाद बी आ रहा है ना। लेकिन नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में कैसा चल रहा है अरेंजमेंट? ए के बाद बी, बी के बाद डी, और डी के बाद सी। जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर डिफरेंट, देन बी यूज नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज n-1, क्योंकि यहां पर क्या बन रहा है? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, कितने लोग थे? 4 लोग, तो 4-1 3 फैक्टोरियल। आया समझ?
अगर किसी अरेंजमेंट के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट हो तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, 4 - 1 फैक्टोरियल। बात समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई डाउट है बताओ? आगे चलें, आगे चलें, दूसरा केस लें। अब देखो दूसरा, दो ही तरीके का केस बनता है सर्कुलर में। तो इसका इसको देखो, नेकलेस, नेकलेस या, है ना, यहां पे समझना नेकलेस के केस में क्या होगा। देखो द सर्कुलर, अब इसमें देखिए, अगर मैं बोलूं ये एक माला है कोई, है ना, मोती का माला है, अगर हम बोलूं कि इसका बताओ, हम देखो इसके अंदर ना ये मान के नहीं चलेंगे कि 4 आर सेम टाइप्स तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, वो वाला केस हम नहीं लेके चल रहे हैं और ना लेंगे कभी। बात समझ में आई ना? अपन उसके लिए निश्चिंत रहें। अब ध्यान से देखो, हमारे को क्या करना है, बोला कि कितने तरीके से बनाओगे, ये ध्यान से सुनना। ये सर्कुलर है तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट है बेटा, है ना, ये ज्वाइंट है, ये मान के चलो ज्वाइंट है, ठीक है ना। खैर यहां पे देखिए, सर्कुलर परमुटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव सेम परमुटेशन। जब भी नेकलेस का सवाल आएगा, जब भी गार्लैंड्स का सवाल आएगा, तो आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, पिछला क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम नहीं था, और यहां पर हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सेम एज्यूम करते हैं। किस केस में सर? नेकलेस के केस में। बात समझ में नहीं आया? कैसे? अगर मान लो है ना, हमने मान लो एक मोती है ए बी सी डी, ध्यान से देखना, ए बी सी डी, तुम बोलो, या ए बी सी मानते हैं, तुम बोलोगे सर इसको मोती को पिरोया इस तरीके से, ए बी और सी, और वही मोती को हमने पिरोया इस तरीके से, तो क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिसाइड करो। हमने बोला 3 तरीके की मोती है, रेड ब्लू और ग्रीन, है ना, हमने बोला 3 तरीके का मोती है, रेड ब्लू और ग्रीन। आ रहा है समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? एक बार समझना। मैं बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास ना 3 कलर का मोती है, रेड ब्लू और ग्रीन। एक माला के अंदर हमने ध्यान से देखा, एक लेडी जैसे पहनी हुई थी गले के अंदर, तो हमने देखा कि यहाँ पर रेड है, ये ऊपर में ब्लू है और इधर ग्रीन है। क्या ये अरेंजमेंट, यहां पर मान लीजिए रेड आया, यहां पर ग्रीन है और इधर ब्लू है, क्या ये दोनों अरेंजमेंट नेकलेस के सवाल में सेम है या डिफरेंट है? ये डिसाइड करो। तुम बोलोगे सर देखने से तो डिफरेंट लग रहा है, लेकिन हम बोले बेटा ये सीटिंग वाला तो है नहीं, ये कौन सा है? नेकलेस का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, अगर हम उस लेडीज को ऐसे देख रहे हैं तो हमारे को कैसा दिखाई दे रहा है? इस तरीके से, रेड ऊपर, ब्लू और ग्रीन, ऐसा ही है ना, रेड ब्लू ग्रीन ऐसा दिखाई दे रहा है। अरे बोलो यार माला ही तो है, वो माला निकाली और आपको ऐसे इस तरीके से दिखाई उल्टा करके। अब देखो रेड, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है? अपोजिट ही तो हैं। तो गार्लैंड के केस में हमेशा हम डिवाइड बाय 2 का एक फैक्टर लेके आते हैं, यानी 3 मोती को सर्कल में पिरोने के तरीके अगर सीटिंग के हिसाब से देखें तो क्या होगा? 3 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन चूंकि ये अरेंजमेंट सेम है तो डिवाइड बाई 2 नहीं आया समझ में? तो हमेशा ये ध्यान रखना, हम सर जब नेकलेस का क्वेश्चन हो तो हमेशा डिवाइड बाई 2 करते हैं। 3 - 1 फैक्टोरियल बाई 2, अगर n होगा तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2, अगर n होगा तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2। आया समझ में नहीं आया? n-1 फैक्टोरियल बाई 2। बस ध्यान क्या रखना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज एलिमेंट आर सेम। यहां तक समझ में आया नहीं आया? एक बार अगर समझ में आया तो बेटा थम्स अप बोलो, ताकि हम अब क्वेश्चन की तरफ चलें। बोलो आया समझ में? ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू, समझ में आ रहा है। ठीक है सर, देखिए आगे चलें। अब देखो पहला क्वेश्चन आपका आसान सा एक क्वेश्चन है, करते हैं, क्योंकि बाद में लास्ट में अपन पीवाईक्यू भी उठाएंगे कुछ इससे रिलेटेड। ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सीट ऑन ए सर्कुलर टेबल। कितने तरीके से आप 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठा सकते हो? कितने तरीके से आप 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट ऑन ए सर्कुलर टेबल? पहला केस है, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां आपस में नहीं बैठी होनी चाहिए। मतलब 2 लड़कियों को आपस में नहीं, दो कोई भी 2 लड़कियां, नो 2 गर्ल्स, कोई भी 2 नहीं बैठा होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं गैप मेथड की तरफ जा रहा है। तो पहला काम, जिसको प्रॉब्लम है उसको बाद में बैठाएंगे, जिसको प्रॉब्लम है उसको बाद में बैठाएंगे। पहला किसको बैठाएंगे?
5 बॉयज को, तो B1 B2 B3 B4 B5 और 4 गर्ल्स है भैया, G1 G2 G3 और G4। हमने बोला गर्ल्स को चलो साइड, आपको प्रॉब्लम है एक साथ नहीं बैठने, बाद में देखते हैं। पहले तो 5 बॉयज को हमने सर्कल के ऊपर बैठा दिया। B1 भाई साहब बैठ गए, B2 यहां बैठ गए, B3 यहां बैठ गए, B4 यहां बैठ गया सपोज, B5। लेकिन ऐसे तो नहीं बैठा होगा, कितने तरीकों से बैठा होगा? 5 लोगों को सर्कल के ऊपर बैठाना है, यानी 5 - 1, 5 - 1 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया? फिर हम लोग किसके पास गए? फिर हम लोग गए किसके पास बताओ? फिर हम लोग गए गर्ल्स को बैठाने के लिए। तो टोटल गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है 4। गैप कितना क्रिएट हुआ सर्कल में? एक चीज और बताना भूल गया, अगर 5 लोग हैं, देखो रेक्टेंगल लीनियर में क्या होता था, अगर 5 लोग हैं तो 6 गैप क्रिएट होती थी। बात समझ में आई ना? लीनियर में क्या होता है, 5 लोग हैं तो 6 गैप क्रिएट होता है, और बैठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल होता है। सर्कल में क्या होता है, जितने लोग हैं उतने ही गैप क्रिएट होता है। ध्यान से देखो, जितने लोग हैं उतने ही गैप क्रिएट होगा। गैप 1 2 3 4, जैसे देखिए, पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, चौथा गैप, और ये 5वां गैप। बात समझ में आई? ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सीटिंग में बता ही दिया, जितने लोग हैं उससे एक कम फैक्टोरियल होता है सर्कल के अंदर। खैर आगे चले। अब बताओ, 5 लोग हैं, गर्ल्स 4 है, अगर मैं इस 5 पोजीशन में कोई भी 4 पोजीशन में गर्ल्स को बैठा दूं तो हमारा वो बात पूरा हो जाएगा कि नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर। तो पहले हमने बॉयज को बैठाया 5 - 1 फैक्टोरियल से। अब 4 गर्ल्स है, 5 सीट है, 5 में से पहले 4 लोकेशन को बुक किया कि कहां पे 4 लड़कियों को बैठाऊं। बात समझ में आ रही है? फिर हमने चारों लड़कियों को बुलाया कि भाई आपकी सीट लॉक हो गई है, आप G1 से लेके G4 तक बैठने वाले हो। 5 में से 4 का सिलेक्शन कर दिया है हमने। अब मैंने लड़कियों को बोला कि जाओ बैठ जाओ, तो बोलेंगे अब मैं 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट के साथ, मतलब ये पहली लड़की के पास 4 ऑप्शन, दूसरी लड़की के पास 3 ऑप्शन, मैं नहीं 4 लड़कियों के पास 4 फैक्टोरियल से वो अरेंज हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर बेटा क्या आएगा? 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल, 5C4 मतलब 5C1 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5C1 मतलब 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। अब देखो, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? अगला क्या है? ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो देखो इसमें क्या करोगे, सारे गर्ल्स को अब टुगेदर एक साथ बैठाना है। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, तो यहां पे ध्यान से देखना, अगर ऑल गर्ल्स आर टुगेदर बैठाने हैं तो कैसे बैठाओगे? ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, इसमें देखिए ध्यान से देखना, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर मतलब 5 बॉयज है, B1 B2 B3 B4 B5, और 4 गर्ल्स है, सभी को G1 G2 G3 और G4। इन चारों को एक साथ बैठाना है, राइट? तो जिसको भी एक साथ बैठाना होता है, कैसे बैठाते थे? थ्रेड बांध के, यानी बंडल बना देते थे उसको एक साथ, एक ग्रुप इमेजिन करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लो भैया, आप बंडल मेथड यानी एक ग्रुप में, या ग्रुप मेथड जो भी बोलना चाहो, या ग्रुप के तरीके से आप आओ। हमने इन चारों को बोला आप लोग एक साथ रहना चाहते हो, यस, तो एक साथ आप लोग बंध जाइए, है ना, एक ग्रुप में आ जाइए, जहां भी जाना एक साथ ही जाना। बोला ठीक है। अब एक्चुअली हुआ क्या, हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 और एक ग्रुप, यानी 6 लोग हैं एक तरीके से, 6 लोगों को एक सर्कल के ऊपर बैठाया। 6 लोगों को मान लीजिए एक सर्कल के ऊपर बैठाया, कितने तरीके से? 6 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 5 और एक ग्रुप है जिसको एक साथ बैठाना है। B1 B2 B3 B4 B5, और एक ये वाला एरिया हमने एक ग्रुप के लिए रखा हुआ है। कहीं भी कोई एरिया डिसाइड कर लो, ये ग्रुप गर्ल्स वाला ग्रुप है। आ रहा है समझ में? जिसके अंदर ये 4 लड़कियां आके बैठी हुई है। बात समझ में आया? कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? फिर हम लोग गए गर्ल्स के पास कि भाई साहब सीट मिल गई, बैठ गए, ग्रुप आ गया आपके साथ, यस। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब 4 गर्ल्स हैं तो उसको 4 फैक्टोरियल से आपस में स्विचिंग कर सकते हैं वो। तो टोटल आंसर कितना आया? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है क्या? आगे चलें, ये वाला समझ में आया? पिछला और अगला क्वेश्चन क्या है? गर्ल्स G1 एंड G2 sit टुगेदर
बट नॉट एडजेसेंट टू G3। ओके, G1 G2 एक साथ बैठेंगे लेकिन G3 के बगल में नहीं बैठेंगे, है ना। मतलब लफड़ा तीन लोगों का है ना, लफड़ा तीन लोगों के बीच में चल रहा है, वो ढूंढते हैं अपन, है ना। G1 G2 सिट टुगेदर बट नॉट एट G3, ध्यान समझना। G1 G2 एक साथ, G3 से लफड़ा, G4 बेचारा न्यूट्रल, है ना। और बॉयज हमारे पांच, B1 B2 B3 B4 B5। आ रहा है समझ में। तो पहला काम क्या करते हैं, जिसके बीच में लफड़ा है उसको बोलते हैं साइड हो जाओ। बात समझ में आई। जो न्यूट्रल है पहले उसको बैठाते हैं इज्जत से। तो कितने लोग न्यूट्रल वाले हैं, पांच बॉयज और एक गर्ल्स। तो टोटल अगर न्यूट्रल देखा जाए तो टोटल लोग कितने हैं बेटा, छह। टोटल न्यूट्रल लोग कितने हैं, पांच बॉयज और एक गर्ल्स। तो छह लोगों को सर्कल में बैठाने का तरीका बता दो क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर 6-1 फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया नहीं आया, 6-1 फैक्टोरियल। सपोज करिए हमने B1 को यहाँ, B2 को यहाँ, B3 यहाँ, B4 यहाँ और B5 को यहाँ और G1 को यहाँ बैठा दिया। बात समझ में नहीं आया, छह लोग बैठ गए 6-1 फैक्टोरियल से। अब अगला काम क्या रह गया मेरा, अगला काम है कि आपने अब B1 B2 को, अगला टारगेट क्या है, इन दोनों को एक साथ बैठाना है और G3 को सेपरेट करना है। मतलब ये ग्रुप और G3 आपस में कभी बैठा, एक साथ नहीं बैठे होने चाहिए। तो पहला काम क्या करता हूं कि हमने छह लोगों को बैठाया है, उसमें से गैप कितने बने, छह, 1 2 3 4 5 और 6। इस छह में से दो लोकेशन ढूंढते हैं जहां पे ये ग्रुप और G3 को एक साथ बैठाएं, है ना। छह जगह में से ये ग्रुप और G3 को एक साथ बैठाएं। तो छह लोकेशन में से इस ग्रुप को तरीके से बैठाने, दो लोकेशन बैठाने का तरीका 6C2। अरे आया समझ क्या, 6C2 यहां तक समझ में आ रहा है बेटा जी, यहां तक सही है। आगे चलूं, देखो अब क्या हुआ, हमने ये लोकेशन बुक कर ली और ये लोकेशन बुक कर ली। अभी लोकेशन बुक हुआ है, अभी बैठा लोग नहीं है। अब इन दोनों को बोले भाई बैठो, बोला कहां, मतलब ये ग्रुप और ये G3 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना, आपस में इधर उधर मान लो अब इंटरचेंज कर लिए, ये ग्रुप यहां बैठ गया और G3 यहां बैठ गया, राइट है। अब ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकता था ना G1 G2, तो ये भी 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। बोलो सही है क्या। तो फाइनल आंसर क्या है बेटा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6C2 यानी 6 × 5/2 इंटू 2 तो 2 से 2 गया, हाँ जी। तो देखो 6 × 5 यानी ये तो 6 फैक्टोरियल ही हो गया बेटा जी, और 5 × 2 यानी 10, है ना, यानी 10 × 6 फैक्टोरियल। आंसर, फाइनल आंसर क्या आया बताओ, 10 × 6 फैक्टोरियल। नहीं आया समझ, आया समझ, आया समझ, ठीक है। आगे चलें, अब गौर से देखो, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है बेटा, हाउ मेनी हाउ मेनी हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीड्स। बीड्स मतलब मोती, है ना, 10 बीड्स, कितने नेकलेस बनेंगे, नेकलेस का क्वेश्चन। जैसे नेकलेस आया दिमाग में आ गया, ओहो डिवाइड बाय 2, नेकलेस बोल दे, गार्लैंड बोल दे, माला बोल दे, डिवाइड बाय 2 करना ही करना है ना, लॉजिक समझना। तो वो समझा चुके ऐसे, ये क्वेश्चन को समझना। हाउ मेनी डिफरेंट नेकलेस बी मेड फ्रॉम 10 डिफरेंट बीड्स सच दैट 3 पर्टिकुलर बीड्स, इसने नहीं बोला कि कौन से 3 बीड, 3 कोई भी पर्टिकुलर, हम मान लेते हैं कि ठीक है सर, ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो पहला काम क्या करोगे कि मान लो कि B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 और B9 और B10, जिसको मान लेते हैं ये 3 बीट को ऑलवेज कम्स टुगेदर रखना है, जिसको एक साथ रखना होता है उसको क्या करते हैं अपन, उसको क्या करते हैं बताओ, उसको क्या करोगे, उसको बंडल मेथड, एक साथ अपन पिरो देंगे, बांध देंगे। यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है, बोलो सही है यहां तक, है ना। एक साथ इसको पिरो दिया, ठीक है, बांध दिया। अब एक्चुअली हुआ क्या, टोटल कितने लोग हैं, 3 3 6 एक साथ और एक ग्रुप, टोटल 8 लोग हैं। 8 लोग को सर्कल के ऊपर बैठाने का तरीका, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये ग्रुप मान लो यहां बैठ गया, ये ग्रुप हो गया, है ना, B8 B जो भी है। तो 8 लोगों को सर्कल के ऊपर बैठाने का तरीका 8-1 फैक्टोरियल, चूंकि नेकलेस है डिवाइड बाय 2 कर दिया। नहीं आया समझ में, यहां तक समझ में आया। अब क्या हुआ सर, बैठ गए, ग्रुप यहां पे आके बैठा है, लेकिन ये तीनों आपस में तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। बोलो सही है क्या,
है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आया, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। यहां तक सही है क्या, यहां तक सही है, बोलो कोई दिक्कत आ रही है, आ रही है समझ? ठीक है बेटा, आगे चलें, आगे चलें। अब देखो एक चीज सुनाता हूं, चलो एक कहानी सुनाऊं। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक प्रोफेसर साहब आए क्लास के अंदर, है ना। उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद हम आपका एक एग्जाम लेने वाले हैं बच्चों को। सारी क्लास एक्साइटेड हो गई कि ऐसा क्या पेपर है, अभी कुछ पढ़ाया भी नहीं है और 2 दिन बाद पेपर भी होने वाले हैं। 2 दिन के बाद जब प्रोफेसर साहब क्लास में आए तो बच्चे ऑलरेडी रेडी मोड में थे, है ना। तो उन्होंने अपना एक पेपर निकाल के बच्चों को दिया। जैसे ही पेपर दिया तो पहला पन्ना जो था, पहला पेज तो जो था क्वेश्चन पेपर का, वो बिल्कुल व्हाइट था। दूसरा जो पन्ना था उसके ऊपर एक बीच में ब्लैक डार्क सर्कल था, ब्लैक कलर का डार्क सर्कल था। बात समझ में आई? और नीचे लिखा हुआ था कि प्लीज एक्सप्लेन इट, है ना, एक्सप्लेन कीजिए। अब बच्चा लोग को लगा कि यार ये कैसा पेपर है ना, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, पूरा पेज के ऊपर एक डार्क सर्कल है और नीचे लिख दिया है एक्सप्लेन करो। फिर सोचा बच्चों ने कि चलो प्रोफेसर साहब ने दिया तो कुछ सोच के ही दिया होगा। वो अपने हिसाब से सारे बच्चे उस पेपर को एक्सप्लेन करने में लग गए। ठीक है, कोई बच्चा उस पेपर का थिकनेस, उस ब्लैक डार्क शीट का थिकनेस मेजर करने लगा, कोई उसकी रेडियस मेजर करने लगा, जिसके भी जो भी मन में आ रहा था वो एक तरीके से मेजर करना शुरू कर दिए। बाद में वो पेपर आंसर शीट बन के जब प्रोफेसर साहब के पास गया तो वो उन्होंने सबकी आंसर शीट चेक करी। सब बच्चों ने डार्क सर्कल को लेके एक्सप्लेन करके रखा हुआ था अपने हिसाब से, जो भी उसके दिमाग में आए। तो उन्होंने बोला कि बेटा देखो, आप पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर पहला पन्ना व्हाइट, दूसरा पन्ना भी व्हाइट, एक बीच में डार्क सर्कल है, आप सबकी फोकस वो डार्क सर्कल के ऊपर गई है। जबकि जबकि कितना सारा व्हाइट सीट था उसके ऊपर आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लाइफ भी बेटा कुछ इसी तरीके से है। कभी आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, छोटी सी एक प्रॉब्लम आ गई ना, तो आप हार मानने लगते हो कि यार नहीं, हमसे नहीं होगा। जबकि ये नहीं देखते कि इस छोटी सी प्रॉब्लम को अगर हम साइड कर दें तो हमारे लाइफ में कितनी चीजें आनंद के लिए है। हो सकता है आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है आपका हेल्थ बहुत अच्छा हो, है ना। तो आपके लाइफ को जीने के लिए, आप जिस भी लाइफ में जी रहे हो, आपके लाइफ को जीने के लिए न जाने करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो आपके तरीके से जीना चाह रहे होंगे और वो जी नहीं पा रहे होंगे। बात समझ में आई? और अपन एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेके इतना टेंशन में आ जाते हैं, सिचुएशन में आ जाते हैं कि लगता है पता नहीं क्या होगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि अगर कोई निगेटिव चीज दिमाग में आ रही है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस निगेटिव चीज वो भी धीरे धीरे समय के साथ हट जाएगा, वो भी धीरे धीरे हट जाएगा। आप बस बचो, क्योंकि उस निगेटिव के रिस्पेक्ट में देखा जाए पॉजिटिव में, तो आपके पास कई सारे पॉजिटिव चीजें मौजूद हैं, है कि नहीं। कभी भी बेटा निगेटिव नहीं सोचना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। बात समझ में आ रही है? इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें, समझ में आ रही है क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला देखो, ये क्या है बेटा, ये जेई 2016 का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। इफ 7 women and 7 men आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है, 7 men एंड 7 women, ठीक है सर, 7 women और 7 men, चलो बना लेते हैं, है ना। M1 M2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 और M7, 7 men और 7 women, है ना। W3 W4 W5 W6 और W7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सच दैट देर इज ए मैन ऑन आइदर साइड ऑफ एवरी वोमेन, मतलब वोमेन के दोनों तरफ मैन है। बेवकूफ बना रहा है ना, ये इससे अच्छा नहीं बोल देता नो वोमेन सिट टुगेदर, ये बोल देता तो काम नहीं हो जाता, नो वोमेन सिट टुगेदर, इससे भी तो यही मीनिंग निकल के आ रही है ना। वोमेन के दोनों तरफ मैन बैठा हुआ, मतलब है ना, दो औरतें एक साथ नहीं बैठी हुई है, मतलब, है ना। तो नो वोमेन सिट टुगेदर, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इजी ही है फिर। देन द नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट इज, ठीक है। तो प्रॉब्लम किसके पास है, मैन के पास है कि वोमेन के पास है? तो बोलोगे सर वोमेन के पास है, क्योंकि वो दो औरतें आपस में एक साथ बैठना नहीं चाह रही। तो पहले किसको बैठाऊं? जिसको प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं साइड हो जा, पहले जिसमें न्यूट्रल है उसको बैठाओ। तो पहले हमने 7 लोगों को बैठाया सर्कल के ऊपर, है ना। कितने तरीके से? 7 - 1 फैक्टोरियल से।
फिर फिर कितने गैप क्रिएट हुए, अगर 7 लोग को बैठा दिए तो गैप कितने क्रिएट हुए, सर्कल में जितने लोग उतने गैप, है ना, जितने लोग उतने गैप, तो 7 गैप क्रिएट हुआ। उसमें से 7 में से 7 गैप सेलेक्ट करना है क्योंकि 7 वोमेन भी है, 7C7। फिर हमने 7 गैप में 7 वोमेन को बैठाना शुरू किया, कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल से। बात समझ में आई नहीं आया, कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल से। आंसर क्या आ रहा है, 6 फैक्टोरियल इंटू 7C7, मतलब एक ही तरीका है, सारे सेलेक्ट कर लो, इंटू 7 फैक्टोरियल। आया समझ नहीं आया, ऑप्शन ए आया समझ। कितना आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कोई बच्चा अगर मीनिंग नहीं समझ पाएगा तो मुसीबत आएगी, और इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। राइट है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो, ये पढ़ो फिर सब लोग। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज and 3 girls can be seated on a round table if a particular boy B1 and particular girl G1 never sit adjacent to each other। लफड़ा दो लोगों के बीच में, B1 और G1 के बीच में, ये दोनों एक साथ बैठना नहीं चाहते। ठीक है भाई, है ना, है ना, रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है, दो लोग आपस में लड़े झगड़े हुए हैं तो आपस में बैठना नहीं चाहेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो यहां देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन ए सर्कुलर टेबल इफ ए पर्टिकुलर बॉय B1 एंड पर्टिकुलर गर्ल G1 नेवर सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो 5 बॉयज है तो हम मान लेते हैं B1 B2 B3 B4 और B5। गर्ल कितना है, 3 गर्ल्स, G1 और G2 और G3। प्रॉब्लम B1 और B2, तो बोले दोनों निकलो बाहर अभी, है ना, B1 और G1 भैया भैया बाहर निकलो। तो बॉयज बच्चे 4 और गर्ल्स बच्चा 2, तो टोटल 6 लोग है ना, जिसको न्यूट्रल है, तो पहले 6 लोगों को हम लोगों ने बैठाया। बात समझ में आई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लोगों को सर्कल पर बैठाने का तरीका 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट है, इनटू, अब गैप कितने क्रिएट हो गए, 1 गैप, 2 गैप, 3 4 5 और 6, 6 गैप में से B1 और G1 के लिए हमने 2 सीट सिलेक्ट करी, सपोज ये, फिर इसको, है ना, सेलेक्ट हो गया, फिर इसको 2 फैक्टोरियल से बोला आपस में अरेंज करना है तो कर लो, हमने सेलेक्ट कर दिया है 2 सीट कि यहीं बैठोगे तुम। बात समझ में आई ना? आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल बोले तो 5 फैक्टोरियल, 6 गुना 5 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये और ये गया, तो ध्यान से देखो 6 इंटू 5, मतलब ये तो 6 फैक्टोरियल है, इंटू 5 इंटू 5 यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 5 यानी 5 इंटू 6, ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए है। आया समझ नहीं आएगा बेटा, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है अभी भी बोल दो यार, हाँ बोलिए। क्या? हम्म, ठीक है, चले आगे चलें फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, ठीक है बेटा। देखो अब इधर देखिए, इधर देखना, अब अगला क्वेश्चन ये पढ़ो, ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो एक बार। 8 people including A and B are to be seated around 2 identical tables, 2 identical tables, है ना, 2 identical tables पे बैठाना है, इंक्लूडिंग A and B, A and B यानी फोर्स किया हुआ, इसको कुछ बात होगी, हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 4। अच्छा, 8 पीपल है, 2 टेबल है, इंक्लूडिंग एंड बी, और हर एक टेबल की कैपेसिटी 4 है। ठीक है भाई, और बिल्कुल सिमेट्रिकल है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा टेबल अच्छा है कौन सा बुरा है, बिल्कुल सेम टू सेम टेबल है। बात समझ में नहीं आया, ऐसा, बात समझ में आई, ए क्लियर है, ऐसा कुछ आइडेंटिकल है टेबल 1 और टेबल 2। अब क्या बोला आगे, द नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट सो डेट ए एंड बी आर नॉट एट द सेम टेबल। ओके, ए और बी को सेम टेबल के ऊपर नहीं बैठाने, अलग अलग बैठाने। अब इमेजिन करो कि हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, 8 लोग इंक्लूडिंग ए और बी, ठीक है ना, हमने पहले ही बोल रखा है भाई साहब अलग अलग टेबल पे बैठना है। रेस्टोरेंट में गए, 2 टेबल एकदम बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उसके अंदर आप कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल है, राइट है। अब क्या होगा, ए और बी आया, मान लो ये गेट से एंट्री लिया, ए आया फिर बी आया, इस तरीके से, है ना, दोनों आए, दोनों को पता है कि यार अपने को तो अलग अलग बैठना है ना, तो जो उसको समझ में आया, जो नजदीक लगा, मान लो ए यहाँ आके बैठ गया और बी यहाँ आके बैठ गया,
एक ही तरीका है, क्योंकि ए के पास चॉइस थोड़ी है, क्योंकि पहला शुरुआत तो एक टेबल बैठने का वही कर रहा है। बी के पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि सर्कुलर में पहले बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, देयर इज नो एनी नंबरिंग ऑन द चेयर, ऑल आर सिमेट्रिकल। बात समझ में नहीं आ रहा? तो ये तो एक तरीके से बैठ गए, ए बी एक तरीके से बैठ गए, बाकी बचे 6 लोग। 6 लोगों को तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 6 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कहीं भी बैठ सकता है। तो टोटल सीट कितने हैं, ए और बी बैठ गए, तो 3 सीट इधर खाली और 3 सीट इधर खाली है, तो वो 6 लोग 6 जगह पर कितने तरीके से बैठेंगे, है ना, 6 फैक्टोरियल से जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि पहले वाले के पास 6 ऑप्शन, मान समझ में आ रहा है, दूसरे वाले के पास 5 ऑप्शन, इस तरीके से सो ऑन, है ना। तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो इसका आंसर 720 होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, बताओ कितना इजी क्वेश्चन है। क्लियर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, 8 people आर टू बी सीटेड इंक्लूडिंग ए एंड बी, 4 एट ए राउंड टेबल। ये हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, नहीं नहीं, द नंबर ऑफ 8 people आर टू बी सीटेड ए एंड बी, 4 एट ए राउंड टेबल, द नंबर इन विच ए एंड बी आर नॉट एट द राउंड टेबल इज 4 एट, ओहो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो 4 एट ए राउंड टेबल एंड 4 एट ए स्ट्रेट टेबल। ओके, अब ये दूसरा है, हमसे क्या बोला है कि 8 लोग हैं इंक्लूडिंग ए एंड बी, यहां तक लग रहा था जैसे पिछला ही क्वेश्चन है कि नहीं। 4 एट ए राउंड टेबल एंड 4 एट ए स्ट्रेट टेबल, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच ए एंड बी आर नॉट एट द राउंड टेबल, यानी ए और बी कहां बैठेंगे, ए और बी कहां बैठेंगे, ए और बी बैठेंगे कहां पे, स्ट्रेट टेबल के ऊपर, है ना। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ध्यान से समझना, ये स्ट्रेट टेबल पे 4 लोग आएंगे और राउंड टेबल पे भी 4 लोग आएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, ए और बी इस पे नहीं बैठना चाहिए, यानी वो कहां बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर तो बुकिंग हो गई। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहां तक क्लियर हुआ ही है, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां भी प्रॉब्लम क्या है कि 8 लोग हैं, 2 को मुसीबत आई हुई है कि भाई साहब आपने इधर ही बैठना है, हम बोले ठीक है यार बैठा दूंगा बाद में, पहले साइड हो जा, अभी अभी जो न्यूट्रल बंदा है उसको ढूंढते हैं। 8 में से 2 को प्रॉब्लम है कि भाई मैं सर्कल पे नहीं बैठ सकता, कमर में दर्द है हमारे को, है ना, अपन उधर ही बैठेंगे, बोले ठीक है तुम साइड हो जाओ, अपन पहले इन लोगों को बैठाएं। अब 6 लोग बचे, 6 लोग बच गए ना, जिसको कोई न्यूट्रल बना हुआ है, तो राउंड टेबल पे कितने लोग बैठेंगे, 6 में से 4 लोग, कौन बैठेगा डिसाइड तो करना पड़ेगा। तो अगर 6 में से 4 को बैठाने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब 6 में से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी पहला काम क्या किया, 6 में से 4 का सिलेक्शन कर लिया कि कौन 6 में से 4 लोग राउंड टेबल पर बैठेंगे। वो 4 जने निकल के बाहर आए, 6 में से 4 लोग बाहर आए, फिर उसको, बात समझ में, इधर लिख रहा हूं, 6 में से 4 लोग बाहर आए, फिर उसको 4 लोग आए राउंड टेबल बैठाना है, तो 4 - 1 फैक्टोरियल से उसको अरेंजमेंट करवा दिया, 4 लोग बैठ गए। अब बचे 4 लोग, 4 लोग इसके ऊपर बैठना है, वो कितने तरीके से बैठेंगे, ए बी तो था ही, उधर से सी और डी आ गया, तो इस ये थोड़ी बोला ए बी एक साथ बैठेंगे, ए बी यहां बैठेंगे, कोई नहीं बोला, बस इसको इधर बैठाना है। तो ये 4 लोग कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल से रेक्टेंगुलर टेबल के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6C4, मतलब 6C2, 6C2 बोले तो 6 × 5/2, 4 - 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल, बोलो सही है। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, आंसर के यहाँ पे ऐसा है कुछ, तो ये कितना हो गया बेटा, 6 × 5 = 30 और 24 × 3 = 72, यानी 3 दूना 6 और 7 या 21, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है ना। 2160, 21 बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है। आया समझ में नहीं आया, ये आया समझ में कैसे बैठा रहे है ना। जिसको प्रॉब्लम है उसको बोले साइड हो जा, बार बार बोल रहा हूं ये बात, ये लॉजिक को पकड़ो, प्रॉब्लम वाले को बाहर, न्यूट्रल वाले को पहले बैठाओ, पहले शांति करो, भीड़ कम करो, फिर वेलकम कर लो प्रॉब्लम वालों के, भाई साहब आप आ गए, अच्छी बात है, अब बैठिए, आपके हिसाब से व्यवस्था कर रखा है। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर हुआ ये, आगे चलें। अब आगे देखो, यहां देखिए, हाउ मेनी वेज 6 जेई एंड 6 नीट एक्सपेरिमेंट कैन बी सीटेड अराउंड सर्कुलर टेबल सच दैट, ये तो आसान है, वही रिपीट हो गया क्वेश्चन, 2 नीट एक्सपेरिमेंट आर टुगेदर दैट नो 2 नीट स्टूडेंट्स आर टुगेदर, वही है, जेई वाले को पहले बैठाया, 6 लोग थे, J1 J2 J3 J3 J4 J5 और J6, 6 लोगों को सर्कल पे बैठाने का तरीका 6 - 1 फैक्टोरियल, फिर 6 ही नीट वाले हैं, तो गैप कितने क्रिएट हो गए, 6,
तो कितने को बैठाना है, नो टू है नहीं सबको। तो 6 में से 6 गैप सेलेक्ट किया और 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, तो कितना आंसर आया, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, ओके। तो 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अगर लिखना चाहे तो इसका आंसर ये भी बन सकता है। बोलो सही है ये, आया समझ नहीं आई है, आया समझ में, क्लियर है, रिपीट है। चलो आगे चलें। ये देखो जेई 2023 का क्वेश्चन, ये भी 2025 में ना मेरे को क्वेश्चन तो मिला नहीं यार, शायद नहीं आया हुआ है 2025 में इससे क्वेश्चन, क्योंकि मिला नहीं मेरे को, 24 में भी नहीं मिला है। हाँ, बुक के अंदर 2023 तक के क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिले हैं अभी तक, है ना, बात समझ में आई। अपन सोचते हैं कि रिसेंट ईयर के क्वेश्चन जरूर लें, 2-3 जो भी आए हुए हैं रिसेंट ईयर, तो मैं 24-25 सारे लेना चाहता हूँ क्वेश्चन, लेकिन वो मिला नहीं मेरे को, ठीक है। The number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that 2 girls sit together. So that 2 girls sit together. हाँ जी बताइए। The number of ways, इसको बताओ कैसे करें। Number of ways in which 5 girls and 7 boys can be seated at a round table so that 2 girls sit together. बताओ एक बार ट्राई करो सब लोग जल्दी से, 2 मिनट टाइम लेके। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, 5 गर्ल्स 7 बॉयज, 2 गर्ल्स के, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर मतलब सारे लड़कियों को अलग बैठाना है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, बिल्कुल सेम है ना। 7 बॉयज, पहले 7 लड़कों को बैठाया, कितने तरीके से, कितने तरीके से बैठाओगे 7 लड़कों को, कितने तरीके से बैठाओगे, मच्छर है, कितने तरीके से बैठाओगे बताओ। 7 लड़कों को सर्कल के ऊपर कितने तरीके से बैठाएंगे, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू, बैठा दिया। अब 5 गर्ल्स आए, मान लो 7 बॉयज बैठ गए, ये 3 4 5 6 7, गैप कितना क्रिएट हुआ, 7। गर्ल्स कितने थे, 5, 7 में से 5 पहले गैप सेलेक्ट कर लिया क्योंकि गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठाना है, फिर 5 फैक्टोरियल से उसको अरेंज कर दिया। आया समझ नहीं आया, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 7c5 मतलब 7 इंटू 6, 7c5 मतलब 7c2 ना, अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो देखो ये 7 दिया 21, 6 फैक्टोरियल ये है, ध्यान से समझना। तो ये इसको लिखूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिखा, इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो देखो 5 फैक्टोरियल तो बेटा 2 बार है, एक यहाँ भी यहाँ भी है, तो ये कितना होगा, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर होगा। आया समझ में। इधर क्या होगा, 6 इंटू 7 इंटू 3, 7 या 21 इंटू 6 126, 126 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ऑप्शन बी है। देखो जेई का क्वेश्चन है, कितना आसान है, एक ही जैसा क्वेश्चन। अब ध्यान से अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा दिया ना आपको इससे रिलेटेड। अब ध्यान से देखिए, 5%, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। पता है जेई एडवांस का जो पेपर हुआ था 2019 में, बच्चे रो लिए थे, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, बच्चे रोने लगे थे पेपर देके, इतना टफ आया था, है ना। जो जेई एडवांस का जो मिनिमम, अगर आप जेई एडवांस 2019 में अगर आप 22% 23% नंबर लेके आते ना तो आईटी में चले जाते। जेई एडवांस 2019 के पेपर में इमेजिन करो कितना टफ आया था, 20-22% नंबर लाओ और आईटी में सिलेक्शन, अरे वाह कितना टफ आया था। तो उसी से एक क्वेश्चन ये है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है अभी बताते हैं। 5% ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स। वर्ड आया सर्कुलर अरेंजमेंट, जैसे ही सर्कुलर अरेंजमेंट दिमाग में घुसा का हो सर्कुलर परमुटेशन है ना, दिमाग में यही आएगा। लेकिन लॉजिक देखा जाए तो सर्कुलर जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, एक भी कंसेप्ट इसके ऊपर नहीं लगना, एक भी कंसेप्ट इसके ऊपर नहीं लगना। ध्यान समझना, इफ, ध्यान समझना, इफ ईच, बात समझ में आ रही है ना। जो भी पढ़ा है सर्कुलर अरेंजमेंट को देख के लगता है कि ये क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट का है, सर्कुलर परमुटेशन का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन ए हैट, अगर 4 बंदे हैं सभी को एक हैट देना है, 3 कलर्स रेड ब्लू एंड ग्रीन, देन द नंबर ऑफ ए वे इन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन द हैट सच दैट, अच्छा एक चीज और तुमने गौर किया, नंबर ऑफ वेज किसका पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैट का, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट का, नंबर ऑफ वेज ऑफ सीटिंग का नहीं पूछा है, क्योंकि 5% एबीसीडी एंड ई आर सीटेड, ऑलरेडी सीटेड मतलब बैठा हुआ है,
वो बैठ चुके हैं अपने तरीके से जैसे बैठना था। मेरे को तो हेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, उसके कितने तरीके होंगे ये बताना है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बात समझ में आ रही है? हेड सच दैट पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट, इस तरीके से हेड को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि एडजेसेंट सीट्स, मतलब अगर मेरे को मान लो कौन कौन सा कलर है, रेड ब्लू ग्रीन, मेरे को मान लो रेड मिला है, तो आजू और बाजू मेरे एडजेसेंट साइड्स को रेड नहीं मिलना चाहिए, है ना। गेट डिफरेंट कलर्स ऑर्डर हेड, बात समझ में आई ना? कहने का मतलब ऐसे सोचो, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये 5 पर्सन अपने तरीके से बैठ गए, ए बी, यहां पर सी, 5 लोग है ना, 3 4 और एक ये 5, है ना, अपने तरीके से बैठ गए। अगर मान लो ये अपने तरीके से, यहां पर ए बैठा हुआ है, यहां पर बी बैठा हुआ है, यहां पर सी बैठा हुआ है, यहां पर डी बैठा हुआ है, यहां पर ई बैठा हुआ है, ध्यान समझना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो भी पढ़े हैं सर्कुलर का एक भी कंसेप्ट नहीं लगना, और काफी उलझाने की कोशिश कर रखा है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा जी, काफी उलझाने की क्वेश्चन को कोशिश किया हुआ है इसने। पहला, बंदे को बैठा रखा है, सर्कुलर अरेंजमेंट यूज किया हुआ है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए कि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इफ ईच ऑफ देम इज अ गिवन हैट, सभी को एक हैट देना है, द वन ऑफ 3 कलर्स, 3 कलर्स का, रेड ब्लू और या ग्रीन का, ठीक है सर। देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द हैट सच दैट द पर्सन सीटेड इन एडजेसेंट सीट्स। अब इमेजिन करो कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करें, अब इमेजिन कीजिए कैसे करें, सोचो। अब ध्यान से देखो होगा क्या, इसको ना उल्टा सीधा नहीं सोचना है, एक तरीके से ऊपर से नीचे की ओर घूम के आते हैं, एक एक चीज से पूछते हैं। पहले बताओ ए को क्या होने वाला है, ए के पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो रेड मिलेगा या ब्लू मिलेगा, क्योंकि ए को तो हम कोई भी दे सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हो वहां से। तो ए को मैं रेड दे दूं, ब्लू दे दूं या ग्रीन दे दूं, कोई सा भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या कुछ पूछ रहे हो, बोलो, किसी को डाउट है तो पूछिए। क्या? नहीं? हाँ, अच्छी बात है, नहीं डाउट है तो देखो यहां तक। हाँ, तो पहला काम क्या था, ये 5 लोग को सर्कल के ऊपर बैठाना है, बात समझ में आई? ये 5 लोग को सर्कल के ऊपर बैठाना है, बात समझ आई ना? तो अपने को बैठाना नहीं है, बैठे हुए हैं। अब सबको हेड डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ध्यान रखना है, अगर मैं ए के पोजीशन में बैठा हूं तो मेरे एडजेसेंट साइड्स में डिफरेंट कलर के हेड मिलने चाहिए, और हेड 3 कलर के अवेलेबल है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है सर। अब शुरुआत करते हैं ए से, बताओ ए को क्या पॉसिबिलिटी है, ए को या तो रेड मिलेगा या ब्लू मिलेगा और या ग्रीन मिलेगा। तो ए के पास 3 ऑप्शन में से कोई एक मिल जाएगा, मिल गया, कोई भी एक मिल जाएगा। मान लेट सपोज इसको ग्रीन मिला, मान लेते हैं इसको ग्रीन मिला, तो बी के पास क्या क्या ऑप्शन है, ग्रीन अगर मिल गया है तो रेड या ब्लू मिलेगा, और ई को भी रेड या ब्लू मिलेगा, ध्यान समझना। ए को ग्रीन मिल चुका, 3C1 से एक कलर डिसाइड हो गया, है ना, और हम ए को ग्रीन कलर दे चुके। अब बी को क्या क्या मिल सकता है, बी को रेड या ब्लू मिलेगा, ई को भी रेड या ब्लू मिलेगा, क्योंकि अगर ग्रीन मिल चुका है कि इन दोनों को ग्रीन कलर तो नहीं मिलेंगे। अब यहां पर हम लोग बनाएंगे केस, क्यों सर, हो सकता है कि ई को भी रेड मिले और इसको भी रेड मिले, या इसको भी बी मिले, इसको भी बी मिले, मतलब केस 1, व्हेन ई एंड बी गॉट सेम कलर, गॉट सेम कलर, ध्यान समझना। पहला केस क्या लिया, व्हेन ई एंड बी गॉट सेम कलर, तो होगा क्या, ए को, ये वाला ध्यान समझना केस क्या है ना, ए को, और यहां पर बी बैठा हुआ है, यहां पर सी बैठा हुआ है, यहां पर डी बैठा हुआ है, यहां पे ई बैठा हुआ है। ए को तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आपको ग्रीन मिल चुका है, शांति से बैठे रहो 3C1 से, ध्यान समझना। अगर इसको रेड मिला है तो इसको भी रेड मिला है, अगर इसे ब्लू मिला है, क्योंकि हम कंडीशन बना चुके हैं, इसको भी ब्लू मिला है, बात समझ में आई ना, यही 2 बातें होंगी। तो अगर इसको रेड मिला है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, रेड रेड या ब्लू ब्लू, दो ही तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ई और ए बी सी डी ई, सॉरी ई के पास, डी नहीं, ई के पास, ये सारा के ई के पास हो रहा है ना, 5 लोग है ना, तो रेड रेड या ब्लू ब्लू दो ही तरीका हो सकता है। तो बाकी 2 लोगों से इन दोनों को, किसको, ई और बी को कलर मिल गए, 2 तरीके से ही आपस में बांट लिए, रेड रेड या ब्लू ब्लू। अब यहां तक समझ में आया, मिलेगा तो कोई एक, मिलेगा तो कोई एक, ये समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा, फिर से समझना,
थोड़ा सा अच्छा लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिए, फिर से समझा रहा हूं एक बार इसी क्वेश्चन को। हो क्या रहा है, ध्यान समझिए। हमने केस बनाया कि या तो दोनों को सेम मिलेगा या दोनों को डिफरेंट मिलेगा। तो अगर सेम मिलेगा तो क्या क्या हो सकता है सर, ए, बी, सी, डी और एक ई, क्योंकि टोटल 5 लोग हैं ना, ए बी सी डी। ए को ग्रीन ऑलरेडी मिल चुका है, तो बी को और ई को सेम मिलना है। तो अगर इसको रेड मिला है तो उधर भी रेड मिला होगा, या अगर इसको ब्लू मिला है तो उधर भी ब्लू मिला होगा। ये दो बातें में से कोई एक बातें होंगी, यानी ऊपर से नीचे मैं तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। पहले ए को दिया ग्रीन कलर 3C1 से, फिर इन दोनों को एक ही तरीका है, रेड रेड दो या ब्लू ब्लू दो, दो तरीके। एक तरीका रेड रेड दो या मतलब प्लस ब्लू ब्लू दो, यानी दो तरीके से। फिर अब डी और सी को डिसाइड करने जा रहे हैं। मिलेगा तो कोई एक ही कलर ना बेटा, तो मान लेते हैं कि इन लोगों को मिला ब्लू, मान लेते हैं इसको भी ब्लू मिला है और इसको भी ब्लू मिला है, क्योंकि मिलना तो सेम वाला केस है ये। अब अगर ब्लू मिल गया तो डी को क्या क्या मिल सकता है बताओ। डी को चूंकि सर ब्लू मिल गया तो ब्लू इसको नहीं मिलेगा, इसके पास ऑप्शन है ग्रीन का या रेड का, इसके पास ये ऑप्शन है ग्रीन का या रेड का। ध्यान समझना, यही ऑप्शन है ना दोनों के पास। चूंकि डी के पास जो कलर आएगा वो सी के पास नहीं होना चाहिए, तो अगर इसके पास ग्रीन आया है तो उधर से क्या आएगा, रेड आएगा। अगर ग्रीन आया तो रेड आएगा, या अगर इधर रेड आया है तो उधर ग्रीन आएगा। जी जी तो आएगा नहीं, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा एसन साइड्स। जी आर आ सकता है या आर जी आ सकता है, आर आर भी नहीं आएगा। तो इसके भी दो तरीके हैं, है ना, जी आर, यानी इसको ग्रीन दे दो उसको रेड दे दो, या इसको रेड दे दो उसको ग्रीन दे दो। इसको भी दो तरीके हैं। मतलब व्हेन ई एंड बी गॉट सेम कलर, इन दोनों को अगर सेम कलर दिया तो इस तरीके से हमारे को टोटल कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। बात समझ में आई, इस केस का 12 आंसर है। दूसरा केस लेते हैं, व्हेन ई एंड बी गॉट डिफरेंट कलर। दूसरा केस लेता हूं इसी का, व्हेन ई एंड बी, पहला केस का 12 आंसर आया। व्हेन, ध्यान समझना, व्हेन ई एंड बी गॉट डिफरेंट कलर, है ना, इसमें क्या होगा आप ध्यान से समझना। वापस से वही, ये ए, ये बी, सी, डी और एक ई, है ना। ए को हमने तीन तरीके से कोई भी एक कलर दे दिया, मान लेते हैं इसको ग्रीन दिया वापस। अब चूंकि ई और बी को डिफरेंट देना है वो बाद में, पहले बताओ ऑप्शन क्या है इन दोनों के पास। ऑप्शन है सर, अगर इसको आपने ग्रीन दिया हुआ है तो इसके पास ऑप्शन है रेड दे दो या ब्लू दे दो, और इसके पास भी ऑप्शन है रेड दे दो या ब्लू दे दो। चूंकि हमने केस लिया हुआ है क्या, कि ई एंड बी गॉट डिफरेंट कलर, मतलब अगर इसको रेड मिला है तो इसको क्या मिलेगा, ब्लू, और अगर इसको ब्लू मिला है तो इसको क्या मिलेगा, अगर ब्लू मिला है तो उसको क्या मिलेगा, रेड। यही होगा ना, ये या ये ऑर्डर में इसको बटेगा तो कोई एक, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में मिलेगा या ये कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये ई और बी को डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके, यहां तक समझ में आया। इमेजिन कर कि इसको ना हमने रेड कलर दिया, इसको कौन सा कलर दिया, रेड, और इसको इमेजिन कर ब्लू कलर दिया, इसको कौन सा कलर दिया है, ब्लू। यहां तक समझ में आया नहीं आया। अब बताओ डी के पास क्या ऑप्शन है। डी के पास अगर इसको रेड मिला है तो इसको ब्लू मिलेगा या इसको ग्रीन मिलेगा। अगर इसके पास ब्लू ऑप्शन है तो इसको रेड मिलेगा या इसको ग्रीन मिलेगा, यही बनेगा ना। लेकिन इन दोनों के पास सेम कलर नहीं होंगे, नहीं तो एडजेसेंट साइड्स फिर से सेम हो जाएगा, है ना। एडजेसेंट सीट को सेम कलर की हैट नहीं देनी, ठीक है। अब इमेजिन कर यहां पर क्या होगा, अगर इसको ब्लू दे दिया तो उधर से क्या लेके आओगे, उधर से क्या लेके आओगे। अगर ब्लू दिया तो उधर से रेड आ सकता है, अगर इसको ब्लू दे दिया तो उधर से ग्रीन भी आ सकता है, अगर इधर से ग्रीन दे दिया तो उधर से क्या आ सकता है, रेड आ सकता है। लेकिन अगर इधर से ग्रीन दे दिया तो ग्रीन तो आएगा नहीं, तो सेम सेम हो जाएगा। तो ये या ये कॉम्बिनेशन, मतलब ए को 3C1 से कोई एक कलर मिल गया। इन दोनों को एक साथ दो तरीके से दे सकते हैं, आर बी या बी आर। फिर इन दोनों को एक साथ तीन तरीके से दे सकते हैं, बी आर या बी जी या जी आर। मतलब इन तीनों को तीन तरीके से, इन तीनों को तीन तरीके से। आया समझ में नहीं आया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हुआ, 3C1, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूना 6, 18। तो केस 2 का आंसर 18 है, और केस 1 का आंसर टोटल कितना था, 12 शायद, है ना, 12। हाँ यस 12। तो टोटल नंबर ऑफ वेज
केस 1 वाला केस होगा या केस 2 वाला होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 18 प्लस 12 कितना होगा? 30। आया समझ में? काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो इसमें हम कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाए जो सर्कुलर का पड़ा था, हमने एक हेरार के ऊपर से नीचे की ओर उतरते चले आए। नहीं आया समझ में? ये आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अगला टॉपिक डी अरेंजमेंट। अगला टॉपिक डी अरेंजमेंट, ठीक है ना? ये छोटा सा टॉपिक है डी अरेंजमेंट, इसको समझते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? देखो कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर डर लगता है कि होगा कि नहीं होगा, है ना? तो तुम लोग बेटा ऐसे सोचो कि देखो 6 क्लास के जो कंसेप्ट थे वो आपको अब आसान लग रहे होंगे कि वो तो सारा कुछ आता है। क्यों? क्योंकि सब ने 7th में जाना था। 6 क्लास के कंसेप्ट अब आसान लग रहे क्योंकि 6 क्लास के बाद 7th में सबने जाना था। तो हमने 6 को सबने पढ़ा, कंसेप्ट आसान लगे, 7th में आ गए। जेई सब ने नहीं करना, कुछ बच्चों ने जेई किया, कुछ सिंपल बोर्ड कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो मुश्किल है। तो ऑब्वियस लगे यार सब लोग तो कर नहीं रहे, तो आपको डर लगेगा, सब लोग नहीं कर रहे। तो आप डरो नहीं, है ना? जब भी पढ़ाई में मन नहीं करे, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो बस आप एक चीज दिमाग में बैठाओ कि हमेशा सक्सेस ना फेलियर के बाद ही आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मिस्टर बीस्ट वायरल हुआ कब? जब उसके लगभग 400 प्लस वीडियो बन चुके थे, तब जाके 400 वीडियो बनाने के बाद वो वायरल हुआ उसका वीडियो, है ना? लोग उसको जाने। जैसे केएफसी का मालिक, है ना, 60 साल के बाद उसने केएफसी बनाया है। केएफसी, बात समझ में आ रही है? सोचो 60 साल के बाद उसको सक्सेस मिलना शुरू हुआ। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? हैरी पॉटर बुक लगभग 12 बार फेल हुआ, राइटर उसका कोई ले ही नहीं रहा था, राइटर बुक जो टाइपिंग मतलब राइटर राइटिंग के लिए जा ही नहीं पाया। ऐसे ही विराट कोहली सोच कितने बार जीरो पे आउट हुआ होगा, तब जाके सेंचुरी बनता है। सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल ले लो, शुरू के यार 4 या 5 मैच में तो चल ही नहीं पाया। यानी सक्सेस ऐसा नहीं है ना कि अपन जाके और सक्सेस उठा लें, तो फिर उसका मजा ही नहीं है। सक्सेस तभी अच्छी लगती है जब आप उसको एक तरीके से कई मेहनत करके अगर किसी चीज को ले रहे हो ना, तो उसका मजा है। तो आप बस अपने जब भी लगे आपको कि यार हमारे को नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो, तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल, ढेरों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि आफ्टर नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करने के बाद कोई बंदा सक्सेस पाया है। तो आप लगे रहो, बस सब कुछ अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। ठीक है ना? आगे चलें, एक नया टॉपिक स्टार्ट करें अब। डी अरेंजमेंट। अब ध्यान समझना डी अरेंजमेंट क्या होता है। ऐसे सोचिए कि एक लेटर है। डी अरेंजमेंट क्या होता है ध्यान समझना, फिर इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला के ऊपर तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन चलो फॉर्मूला बुक में है तो बताएंगे, लेकिन आप यहां पर देखना। एक लेटर है और एक इन्वेलप है ना? एक लेटर और एक इन्वेलप है, राइट है? बताओ, अगर एक ही लेटर है, एक ही इन्वेलप है, तो उसको आप कितने तरीके से डी अरेंज कर सकते हो, मतलब गलत लोकेशन में डाल सकते हो? बोलोगे सर ये कैसी बात हुई, एक लेटर एक इन्वेलप, कैसे गलत डाल दूंगा सर? लेटर को इन्वेलप के अंदर ही डालूंगा तो एक ही तरीका मिलेगा सर, सही ही डालूंगा। तो इसका डी अरेंजमेंट होने के 0 वेज है। 1 लेटर 1 इन्वेलप के एक ही तरीका है कि सही ही बैठेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को आप एक लेटर और एक इन्वेलप दे दोगे, हम लोग सर इसको ना डी अरेंज कर दे, उल्टा डाल दे, कहाँ डाल देगा वो? है ना, क्योंकि है ही नहीं ऑप्शन उसके पास। तो डी अरेंजमेंट ऑफ वन थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आया समझ में? दूसरा देखिए, अगर मान लो 2 लेटर है L1 L2 और उसके साथ 2 इन्वेलप है E1 E2। L1 का इन्वेलप E1 है और L2 का इन्वेलप E2 है, यानी डी अरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स। तो क्या क्या हो सकता है कि L1 को E2 में डाल दो एंड L2 को E1 में डाल दो। बहुत लोगों को लगता है सर ये दो अलग अलग है। नहीं नहीं नहीं, डी अरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स कर रहे तो ये एक ही है। डी अरेंजमेंट तब होगा जब L1 E2 में और L2 E1 में दोनों एक साथ होंगे, मतलब ये एक ही है। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स कितने तरीके से हो सकता है? एक ही तरीका हो सकता है कि इसको इसमें डाल दो और इसको इसमें डाल दो, डी अरेंजमेंट हो जाएगा सर। मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स क्या होगा? 1 वेज। समझ में आया नहीं आया? ऐसे ही अगर मैं 3 का करूं, ऐसे ही अगर मैं 3 का करूं तो इसका क्या होगा? ध्यान से देखना। मान लीजिए 3 का कर रहे हैं तो L1 L2 L3, इसका इन्वेलप है E1 E2 और E3। डी अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स, डी अरेंजमेंट ऑफ 3 थिंग्स। इसको कैसे करें?
ऐसे सोचो कि L1 गया E2 के पास, L2 गया E3 के पास, और L3 गया E1 के पास। एक तो तरीका ये है ना, एक तो तरीका ये है। अगर ऐसा कर दिया L1 E2 के पास, L2 E3 के पास और ये इसके पास, तो डी अरेंजमेंट हो गई। एक और क्या हो सकता है, L1 सर E3 में चला गया, L2 E2 में नहीं जाएगा, नहीं तो डी अरेंजमेंट क्या हुआ, L2 चला गया E1 में, है ना, और L3 चला गया E2 में, है ना। तो या तो ये या ये डी, मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स, यही दो तरीके से हो सकता है, और तीसरा तो कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री लेटर्स मतलब सभी को डी अरेंज करना है, मतलब सही लोकेशन पे नहीं भेजना है। बात समझ में नहीं आया? तो डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स क्या होगा बताओ बेटा, टू। डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स क्या होगा, टू। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स क्या हुआ, टू। ऐसे ही चार का निकाल सकते हैं, पांच का निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है सर। तो अपन एक रूल या एक क्वेश्चन के वे में करने की कोशिश करें। जैसे अगर कोई पूछे कि डी अरेंजमेंट ऑफ वन थिंग्स, अभी देखा कितना आता है, जीरो। डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स कितना आता है, वन। डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स कितना आता है, टू। ये तो अपने को पता हो गया, D1 D2 D3। अगर कोई बोले कि डी अरेंजमेंट ऑफ फोर थिंग्स बताओ, तो ध्यान से देखना, अब लॉजिक समझना है ना, कंसेप्ट। L3 L4, इसका इन्वेलप है E1, इसका इन्वेलप है E2, इसका इन्वेलप है E3 और इसका इन्वेलप है E4। मैं इसको डी अरेंज करना चाहता हूं, कितने तरीके से कर सकता हूं? तो कैसे करेंगे? पहला देखो, एक इक्वेशन बनाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कीपिंग फोर लेटर इन फोर इनवेलप, कीप फोर लेटर इन फोर इनवेलप, है ना। कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। यानी इसमें वो सारे तरीके आ गए जो सही भी हैं और गलत भी हैं, सारे 4 फैक्टोरियल से हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें कौन कौन सा तरीका आया कि ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट वाला भी तरीका आ गया। फिर और क्या ऐड हुआ इसके अंदर, वन रॉन्ग, है ना, एंड थ्री करेक्ट। वन रॉन्ग, एक को डीअरेंज कर दिया और तीन को करेक्ट कर दिया, या दो रॉन्ग हो गया, दो करेक्ट हो गए क्योंकि चार है ना, या तीन रॉन्ग हो गया, एक करेक्ट हो गया, या चार के चार रॉन्ग हो गए। ये समझ में आया लॉजिक? ऐसे ही होता है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ की फोर लेटर इन फोर इनवेलप, यानी इसके अंदर वो सारे तरीके आ गए जितने पॉसिबिलिटी थे। यानी सारे सही वाले भी हो सकते हैं, एक गलत, या तीन सही हो सकते हैं, या दो गलत लेटर इधर उधर हो गया हो, दो सही हो गए होंगे, या तीन गलत एक सही होंगे, या चार के चार गलत, चार के चार गलत हो गए, मतलब वो तो डीअरेंजमेंट ऑफ फोर लेटर्स हो गया। तो इसका नाम हमने बोला, तेरा नाम आज से D4, क्योंकि चार के चार गलत हो गए मतलब चारों का डीअरेंजमेंट हो चुका है। तो वो यानी D4 हमारे को निकालना है, राइट है। अब देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ कीप फोर लेटर्स इन फोर इनवेलप क्या होगा, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू ऑल आर करेक्ट। आपको करेक्ट लोकेशन में ही डालना है लेटर को। तो देखो पहला लेटर किस लोकेशन में जाएगा, E1 में, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। L1 को E1 में ही पुट करना है, फिर L2 को E2 में ही, एक ही तरीका है। यानी L3 को भी E3 में ही पुट करना है। यानी अगर सभी को करेक्ट इन्वेलप में डालना है आपने, ऑल आर करेक्ट इन्वेलप में, तो हर एक को एक ही इन्वेलप के अंदर आप पुट करोगे। L1 E1 में, फिर L2 E2 में, फिर L3 E3 में और L4 E4 में। तो एक तरीके से हमने सभी को करेक्ट करके बैठा दिया। अब ध्यान समझना, अब है एक को गलत इन्वेलप में डालना है और तीन को सही इन्वेलप में। पॉसिबल है क्या ये? एक को गलत में डालना है, हम बोले कि भाई L1 और E1 को गलत इन्वेलप में डालेंगे और इन तीन को सही बैठाऊंगा। तो अगर इन तीनों को बेटा तुमने सही बैठा दिया, ओए होए होए होए, ये क्या हुआ? मुश्किल, बहुत बेकार काम हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, अपन सीधा वहीं पे आ जाते हैं जहां से ये लेक्चर स्टार्ट किया था।
स्टार्ट नहीं, मतलब जो क्वेश्चन कर रहे थे अपन वहीं पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा, वेट करो। टच हाँ, डी अरेंजमेंट पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आई है? तो फिर से एक बार, चार वाला पहले बताओ, डी वन का कितना आया था? डी वन हमारा था, अगर एक लेटर है डी वन, डी टू कितना आएगा? वन, और डी थ्री आया था टू। ये दिमाग में बैठाया था ना हमने अभी, जस्ट बस जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। एल वन, एल टू, एल थ्री, एल फोर, ई वन, ई टू, ई थ्री और ई फोर। यानी डी अरेंजमेंट ऑफ फोर करना है, यानी ऑल लेटर्स को फोर फैक्टोरियल से हो सकता था। अभी देख लेना वीडियो पीछे चल के, बात समझ में आई? तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट हो सकता है, ध्यान से देखना, ऑल आर करेक्ट, या एक रॉन्ग तीन करेक्ट, या दो रॉन्ग दो करेक्ट, या तीन रॉन्ग एक करेक्ट, या चार के चार रॉन्ग हो गए लेटर को। मतलब अब यहां से समझते हैं, है ना, यहां तक हो चुका था हमारा। अब हो क्या, हम चाहते हैं कि चार के चार डी अरेंज हो जाए, रॉन्ग हो जाए, मतलब इसको तो हम डी फोर, इसी में इंटरेस्टेड है ना। अब बताओ, चार लेटर को चार इनवेलप में डालने के तरीके, फोर फैक्टोरियल होता है तो ये तो 24 हो गया। चलिए आगे चले। अब ऑल आर करेक्ट, यानी ऑल आर करेक्ट होने के तरीके, यानी एक ही तरीका है, L1 को E1 में डालो, फिर L2 को E2 में डालो, फिर L3 को E3 में डालो, फिर L4 को E4 में डालो। सबके पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि हमने करेक्ट नहीं भेजना है, तो एक तरीके से। अब ध्यान से यहां से समझना, एक रॉन्ग तीन करेक्ट, एक रॉन्ग करना है और तीन को करेक्ट करना है, ठीक है। अगर एक को रॉन्ग करना है तो एक को हम छुपा लेते हैं। मान सपोज करो, इसको हमने बोला कि भाई तू छुप जा, अभी तू दिखाई मत देना, तीन को पहले करेक्ट कर लेते हैं। अगर मैंने तीन को सही लोकेशन डाल दिया तो चौथे को भी ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक इनवेलप में एक ही लेटर तो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अगर सर आपने तीन को सही डाला है तो मजबूरन चौथे को भी सही लोकेशन में बैठाना पड़ेगा। तो इसका एक लेटर का डिअरेंजमेंट तो जीरो तरीके से ही पॉसिबल है। अब देखिए, दो रॉन्ग दो करेक्ट, यानी दो डीअरेंजमेंट करना है, दो का तो डीअरेंजमेंट करना है, मतलब D2, और दो को करेक्ट करना है। बोलोगे सर किसको, कौन से दो को करेक्ट करूं? मैं बोलूंगा यार एक काम कर, चार है ना, उसमें से दो को सिलेक्ट कर ले, उसको करेक्ट कर ले एक तरीके से, क्योंकि करेक्ट करने का तो तरीका एक ही है। L1 E1, L2 E2 सिलेक्ट किया, L1 को E1 में, L2 को E2 में, इसमें थोड़ी ना अरेंजमेंट करोगे तुम। बात समझ में आई? फिर दो का डीअरेंजमेंट करना है तो D2 लिख दिया। बात समझ में आई? फिर यहां पर देखिए, तीन रॉन्ग एक करेक्ट। अब फिर मन में आया कौन सा करेक्ट करना है? हम लोग यार एक को तू सिलेक्ट कर ले, चार में से एक को सिलेक्ट कर ले, उसको और बाद में तीन का डीअरेंजमेंट कर दे। हम लोग ठीक है, और लास्ट का D4, D4 मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ फोर। तो अब मेरे पास कितना बना? 24, 1 प्लस 0, 4C2 कितना हो गया बेटा? 4 तिया 12/2, 6, और D2, D2 डीअरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स, 1 प्लस 4C1 मतलब 4, और डीअरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स मतलब 2 प्लस का D4। अब देखो D4 क्या होगा, बताओ ध्यान से। इधर है 24 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 8, 8 4 12, 13 14 1 15, यानी 24 माइनस 15 कितना आया? 9। यानी अगर आप डिरेंजमेंट ऑफ फोर थिंग्स करोगे तो आपको आंसर कितना मिलने वाला है? 9। ये मतलब अगर डेटा याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। D4 इक्वल टू 9, बाद में फॉर्मूला से भी करवाऊंगा, अभी रुक जाओ, लास्ट में फॉर्मूला बताएंगे। थोड़ा सा लॉजिकली समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? आगे चले। अब आगे देखो, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या है ये क्वेश्चन? क्या है, सब लोग पढ़ो एक बार। Find the number of ways of placing 5 letters in 5 envelopes such that no letter goes in the correct envelope। यानी पांच का डीअरेंजमेंट करना है, पांच का डीअरेंजमेंट करना है। पहले तो मैं अपन लिख लेते हैं। पहले का डीअरेंजमेंट एक का 0, D2 दो है तो 1, D3 है तो 2, और D4 है तो 9। कोई सीरीज उरीज नहीं चल रहा है बेटा, ऐसा मत सोचना कोई सीरीज चलेगा, है ना, ये ऐसा ही है। ये अपन याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, अपन आगे चल के देख भी लेंगे। चलिए अब पांच का करना है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 5 letters इन 5 envelopes सच दैट नो लेटर गोज इन द करेक्ट एनवेलप। नो लेटर गोज इन द करेक्ट एनवेलप है, समझ में आ रहा है ये? तो ठीक है यार, यानी पांच का, तो टोटल अगर पांच के पांच पांच लेटर है, L1 L2 L3
L4 L5 रेस्पेक्टिव, इसके एनवेलप भी E1 E2 E3 E4 और E5 है। अब हमारा क्या है, पहले तो कितने तरीके से 5 लेटर को आप अरेंजमेंट कर सकते हो, उसमें सही भी है गलत भी है, एक का गलत दो का गलत, जो भी ऑप्शन है, तो वो तो 5 फैक्टोरियल हो गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज, चलो लिख लेते हैं एक बार और, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू नंबर ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट अरेंजमेंट, फिर 1 करेक्ट 4 रॉन्ग, 2 करेक्ट 2 करेक्ट कर लिया 3 रॉन्ग कर लिया, 3 करेक्ट 1 रॉन्ग, और 3 2 5 है ना, 2 रॉन्ग, 4 करेक्ट 2 रॉन्ग नहीं सॉरी 1 रॉन्ग, 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, फिर 5 के 5 रॉन्ग हो गए। ऐसे ही होगा ना, 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, 4 करेक्ट 1 रॉन्ग, 3 करेक्ट 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग 2 करेक्ट, 4 रॉन्ग 1 करेक्ट, 5 के 5 रॉन्ग, बिल्कुल सही है। आया समझ में? तो अब देखो यहां पर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ वेज 5 को 5 तरीके से 5 फैक्टोरियल से डिजाइन कर सकते हैं, राइट है। ऑल आर करेक्ट, इसका एक ही तरीका होगा कि सबको रेस्पेक्टिव में डाल दो, L1 को इवन में डालना है, एक ही तरीका है कि L1 को आप इवन में रखिए सर, फिर L2 को E2 में रखिए, L3 को E3 में रखिए, सही है ना। फिर एक करेक्ट 4 रॉन्ग, एक करेक्ट, कौन सा एक करेक्ट डिसाइड कर लेते हैं, 5 में से एक को करेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर लिया, फिर 4 को रॉन्ग यानी D4 कर लिया, 5 में से 2 को करेक्ट करना है 5C2 और उसको एक ही तरीके से अरेंज करना है ना, बात समझ में आई, और 3 को डी अरेंज करना है तो D3 हो गया, 3 करेक्ट करना है तो 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया और उसके एक ही तरीके से हुआ कि सही बैठा दो, फिर 2 रॉन्ग बोले तो D2, फिर 4 करेक्ट करना है तो 5 में से 4 का सिलेक्ट कर लिया, उसको एक तरीके से बैठाया, और अभी इसको देखो 4 करेक्ट करना है, तुमने मान लो ये 4 लेटर को करेक्टली डाल दिया L2 L3 L4 L5 में, बात समझ में आई ना, ऐसे करेक्ट डाल दिया, तो इसको बेटा तो अपने को सही ही रखना पड़ेगा। अगर 4 तुमने करेक्ट कर दी तो रॉन्ग होने के चांसेस तो है ही नहीं, तो ये तो 0 हो गया ना, और 5 के 5 को रॉन्ग कर दिया, मतलब ये हमारा डी-अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स हो गया, तो D5। तो एक तरीके से 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 पचे 20 से 120, 1 प्लस 5C1 5 और डी-अरेंजमेंट ऑफ 4 यानी 9, 5C2 5 गुना 4/2 यानी 10, डी-अरेंजमेंट ऑफ 3 यानी 2, प्लस 5C3 मतलब 5C2 मतलब 10, और डी-अरेंजमेंट ऑफ 2 थिंग्स मतलब 1, बात समझ में आई। ऐसे भी डी-अरेंजमेंट ऑफ 1 कितना आता है, 0, इस कारण है ना 1 रॉन्ग, तो ये तो 0 ही आना था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, और उधर D5 बस, तो D5 का आंसर कितना है बताओ, 120 माइनस 1 प्लस 45 प्लस 20 प्लस 10, कितना है ये, 20 10 30 45 75 1 76 44, 44 यानी डी अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स अगर देखा जाए तो कितना आता है 44। अगर याद रख सकते हो तो ठीक है, आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, अभी क्यों नहीं बताएंगे अपन, तो फॉर्मूला देखो आ गया ही है, एक क्वेश्चन फॉर्मूले से भी करवाऊंगा अभी, बात समझिए ना। तो फॉर्मूला ये होता है एनी चेंज इन द गिवन ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब सभी का अरेंजमेंट डी अरेंजमेंट हो रहा है, बात समझ में आई ना। तो जेई का एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें सभी का नहीं हो रहा था, वो यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, इसका मतलब लॉजिक के साथ रहिए। एनी चेंज इन द गिवन ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट, ये सारी बातें हो रखी है ना, गिवन ऑर्डर में अगर कोई चेंज करे तो उसको डी अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसे 5 लड़कों को 5 लोकेशन बैठाना है, रोल नंबर चिपका रखा है एग्जाम हॉल के अंदर, बात समझ में आई, और सारे बच्चे अपने हिसाब से बैठ गए हैं, कोई भी अपने सही लोकेशन नहीं बैठा है, मतलब डी अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स हो चुका है उधर, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ऐसा कुछ। इफ n थिंग्स फॉर्म एन अरेंजमेंट इन ए रो, द नंबर ऑफ वे इन विच दे कैन बी डी अरेंज, मतलब n के n को डी अरेंज करने का तरीका, नो वन ऑफ देम ऑक्युपाइज ओरिजिनल पोजीशन, ये होता है n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन, मतलब ऑड के साथ माइनस है और इवन के साथ प्लस है, बस, और नीचे फैक्टोरियल चलता जा रहा है। ये फॉर्मूला है, अगर याद करो तो आसानी है, फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन फॉर्मूले से कर लें। जैसे ये क्वेश्चन जेई का है, इन एन एग्जामिनेशन 5 स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड देयर सीट एज पर देयर रोल नंबर्स,
अभी जो बातें हो रही थी, द नंबर ऑफ वे इन विच नन ऑफ द स्टूडेंट सीट ऑन द अलॉटेड सीट। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स, क्या जैसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं। डी एन इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस, ऐसे चलता रहता है, फिर प्लस का -1 की पावर n/n फैक्टोरियल। ये होता है फॉर्मूला। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? तो यहाँ पर 5 का डी अरेंजमेंट करना है। क्यों सर, कैसे? 5 स्टूडेंट्स हैव बीन अलॉटेड देयर सीट एज पर देयर रोल नंबर। अलॉट किया हुआ है, लेकिन द नंबर ऑफ इन विच नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी सभी का डी अरेंजमेंट हो गया। तो D5 क्या होगा बेटा? 5 फैक्टोरियल। आंसर पता है ना, अभी निकाला था 44, वही है ये। इसका भी 44 आएगा, एक बार फॉर्मूले से देखते हैं बस। तो ये दोनों बेटा कैंसिल हो गया ना, 1 - 1, तो ये हो गया 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अगला आएगा 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल तक जाके रुकना है। अब ध्यान से देखो, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। तो 120 सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 120/2 माइनस 120/3 फैक्टोरियल 6, 120/4 फैक्टोरियल 24 माइनस 120 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ये तो 1 हो गया, राइट है। तो कितना आंसर आया देखो, 60 माइनस ये कितना है 20 प्लस 5 माइनस 1, तो 65 माइनस 21, 65 माइनस 21 कितना आया? 44। यानी डी अरेंजमेंट ऑफ कितना बना? डी अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स। फॉर्मूले से भी 44 ही आया। बात समझ में आई नहीं आया? तो आपको ये चार्ट अगर याद रख सकते हो तो रख लो, इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है ना। इसको आपने याद ही रखना है, लर्न इसको, है ना, इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर याद होता है तो अच्छी बात है, राइट है ना। D1 D2 D3 D4 D5 और D6 है 265, है ना। डी अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग्स करोगे तो 265 आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं, ज्यादा लेंदी नहीं बनता क्वेश्चन, है ना। आगे चलें, अब आगे चलें, अगला देखो ये क्या है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 6 कार्ड एंड 6 envelope are number 1 2 3 4 5 6 and card are to be placed in envelope so that each envelope contain exactly 1 card। ठीक है, हर एक envelope में एक ही कार्ड जाएगा। and no card is placed in the envelope bearing the same number, यानी कोई भी envelope में सही कार्ड नहीं जा रहे। यहां तक पढ़ने के बाद लगता है कि यार 6 लोग थे, तो डी अरेंजमेंट ऑफ 6 थिंग है, तो आंसर 265 आएगा। यहां तक पढ़ने के बाद, क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन कहीं पे नहीं है। लेकिन जब आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एंड मोर ओवर, अब यहां से इंपॉर्टेंट, यहां से देखो अपनी मीनिंग वो है ना, लाइन लेंथ अब चेंज कर रहा है, यहां से अब बातें को घुमाने की कोशिश कर रहा है। एंड मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। ये ध्यान रखना। अब इसने क्या कर दिया? लॉकिंग कर दी। डी अरेंजमेंट तो प्रॉपर हुआ नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो बाकी फॉर्मूले में क्या था कि अगर L1 L2 L3 L4 L5 का डिअरेंजमेंट करते थे, तो L1 वाले सिर्फ L1 वाले सिर्फ E1 में नहीं जाएंगे, लेकिन वो डिअरेंजमेंट में सारे में जा सकते थे, क्योंकि हम सिलेक्शन करते थे 4C2 का। ऐसे करके बनाया था ना वो कंसेप्ट। यहां पर क्या है कि यहां पर लॉक किया हुआ है कि मोर ओवर द कार्ड नंबर 1, जो पहला कार्ड है ना, वो ऑलवेज दूसरे नंबर इन्वेलप में ही जाना चाहिए, राइट है। कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन इन्वेलप नंबर 2। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, मान लो L1 L2 L3 L4 L5 और L6 रेस्पेक्टिव इन्वेलप E1 E2 E3 E4 E5 और E6। ध्यान से समझना, लॉजिक को समझना एक बार। बात समझ में आई? ये ऐसा चल रहा है कुछ। हम लोग क्या करने वाले हैं कि कार्ड नंबर 1 जो है ना, दूसरे इन्वेलप में ही जाना चाहिए। कार्ड नंबर 1 कहाँ जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दूसरे इन्वेलप में जाना चाहिए। तो लेटर 1 को इसमें, ये तो लॉक हो रखा है, यही बोला है ना। मोर ओवर द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द इन्वेलप नंबर 2। अब देखिए,
अब देखो, यानी L2 के पास E2 में नहीं जा सकता है, लेकिन L2 सभी में जा सकता है। L2 का डीअरेंजमेंट प्रॉपर है, बोलो सही है क्या? L3 का डीअरेंजमेंट प्रॉपर है, L4 का भी डीअरेंजमेंट प्रॉपर है क्या? एक मिनट, L2 का डीअरेंजमेंट प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डीअरेंजमेंट कैसे हुआ सर? क्योंकि L2 E2 में नहीं जा सकता है बस, बाकी उसके पास तो सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, है ना? जैसे L1 L2 L3 तीन लेटर होते थे, तीन इमेज अप होता था, तो L1 वाले भैया E1 में नहीं जा सकते बस, बाकी उसके पास सारे ऑप्शन खुले, मतलब प्रॉपर डीअरेंजमेंट हुआ। तो L2 का प्रॉपर डीअरेंजमेंट है, बाकी सब का प्रॉपर नहीं है, क्योंकि L3 E2 में जा सकता था, वो ऑप्शन लॉक हो चुका है इसके लिए। L4 भी E2 में जा सकता था, वो भी ऑप्शन नहीं, यानी बाकी लोगों के पास प्रॉपर प्रॉपर डीअरेंजमेंट नहीं है, L2 के पास है। तो हम एक काम करते हैं कि L2 के ऊपर ना एक कंडीशन लगाते हैं, केस 1, व्हेन L2 गोज टू इनवेलप नंबर 1, और केस 2, व्हेन L2 गोज टू इनवेलप नंबर नॉट गोज टू इनवेलप नंबर 1। ये दो ही बातें हो सकती है, या तो L2 E1 में गया होगा, या L2 E1 में नहीं गया होगा। क्योंकि L2 के ऊपर प्रॉपर डीअरेंजमेंट हो रहा है, तो L2 के ऊपर हमने कंडीशन यानी केसेस लगानी शुरू करी। अब सपोज करो कि L2 अगर E1 में गया है, L2 अगर E1 में गया है, सपोज करना है ये वाली बात, ये L1 L2 L3 L4 L5 L6, E1 E2 E3 E4 E5 और E6, है ना? अब हमने क्या किया हुआ है, इसमें सपोज करवाया आपसे क्या कि E तो इसमें गया हुआ ही है, L2 जो है ना E1 में गया हुआ है, यानी इन दोनों को लॉक कर दिया है हमने। बात समझ में आई ना? यानी इन दोनों को लॉक कर दिया हुआ है, यानी डी अरेंजमेंट ऑफ टू थिंग्स, एक तरीके से ये इधर और ये इधर, ये तो लॉक हो गया ना। इन दोनों का डी अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? एक तरीके से। फिर बाकी चार लोग आपस में डी अरेंजमेंट D4 नहीं आया समझ में? तो पहले केस का आंसर क्या आएगा? D4, और D4 का आंसर क्या है? D4 क्या है बेटा? D4 का आंसर था 9, बोलो सही है क्या? D4 9 है, D4 9 है, यस। D5 था ना कुछ, D5 44 है, D4 9 है, सही है ना? यहां तक सही है? बात समझ में आई नहीं आया? तो पहले केस ले लिया, अब दूसरा केस ढूंढो एक बार। दूसरा केस में क्या होगा? L2 अगर E2 में नहीं गया, L2 अगर E1 में नहीं गया, तो फिर क्या होगा? L2 अगर E1 में नहीं गया, तो फिर तो पांच लोगों का डीअरेंजमेंट शुरू हो गया ना, पांच लोगों का डीअरेंजमेंट हो गया, तो ये इसका क्या होगा? ध्यान समझना, L1 L2 L3 L4 L5 L6, यहां पर E1 E2 E3 E4 E5 और E6। अगर L2 ये तो इसी में है, ये तो लॉक है ना। अगर L2 हमारा E1 में नहीं गया, अगर ये वाला सिनेरियो नहीं है, तो फिर L2 कहां कहां जा सकता है? E3 में, E4 में, E5 में, E6 में। यानी अब ये ऊपर वाले पांच कार्ड का पांच तरीके से डीअरेंजमेंट हो रहा है ना बेटा, समझ में नहीं आया? तो अब D5 मतलब इसमें D5 मतलब डीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स, तो डीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स कितना होता है? 44। बात समझ में आई ना? तो यही बातें हो सकती है। L2 E1 में गया है तो डीअरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, अगर L2 E1 में नहीं गया है तो डीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स, है ना? तो ये केस या ये केस, यही आंसर आएगा ना, या तो पहले वाला केस या दूसरे वाला केस, तो दोनों मिला के 9 + 44, 9 + 44 कितना होगा? 9 + 44 मतलब 53 आंसर है बेटा। क्योंकि ये 5 तो शुरू में कैंसिल हो गया था, 265 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉपर डीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 53 आंसर है। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2014 का, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन मेरे को बुक में नहीं मिला है, तो है ना? नहीं तो अपन 25 के भी क्वेश्चन उठाते, अगर होता तो पक्का लेते क्वेश्चन इधर। बात समझ में आई? ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया? और कोई डाउट है बताओ, आगे चलें? तो एक चीज अब ध्यान रखना, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, तीन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा अगर जेई में अच्छा करना चाह रहा है, तो हमारे तीन वर्ड पे फोकस रखना, CAS, CAS, इसी क्रम में। सी मतलब कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट बन के हर दिन, आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, अगर 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो कंसिस्टेंट वे में, तो आप करते जाओ बस, है ना? सी मतलब कंसिस्टेंसी, ए फॉर एक्यूरेसी, आप अगर एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, मान लो सिली मिस्टेक कम कर रहे हो, एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आ रहा है, मार्क्स मिल रहे हैं आपको। और तीसरी चीज पे क्या रखनी नजर? स्पीड के ऊपर, क्योंकि एस फॉर स्पीड, ऐसा ना हो
कि जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप जेई का कर रहे हैं, ठीक है, और आपने एक मोबाइल के ऊपर टाइमर लगा दिया, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आपको 4.5 मिनट के से ज्यादा लग रहा है ना, 4.5 या 5 मिनट्स रख लो, 5 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तो वो क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो। फिर आप क्या करो, अपना सोल्यूशन देखो, वहां से चेक करो, दोबारा उससे कमी जो निकल रही थी थॉट प्रोसेस के अंदर, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। तो आप इसी तरीके से चलिए, CAS मतलब सी फॉर कंसिस्टेंट बन के रहिए, ए फॉर एक्यूरेसी को मेंटेन रखिए, और एस फॉर स्पीड को भी बना के रखिए, तो आपका जेई पक्का होगा, गारंटी है। बात समझ में आई? आगे चलें अब आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि जो टारगेट था पूरा हो गया। बात समझ में आई नहीं आ रही? उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। जो बच्चे अभी नए नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करते जाओ इसी तरीके से, है ना। यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टिप्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर बताते रहे हम, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा हमारे पास, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। अगर उससे ज़्यादा डिटेल मटेरियल के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी है, तो आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर लो बेटा, ठीक है ना। बाकी कैसा लगा लेक्चर जरूर बताना, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पे कोई कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम आई हो, तो एक बार जरूर पूछिएगा, है ना। मैसेज करो व्हाट्सएप के ऊपर, या आप कमेंट कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।